हेलो स्टूडेंट्स, आपने एनसीईआरटी चैप्टर 5 एक्सरसाइजेस, जिस चैप्टर का नाम लॉज ऑफ मोशन है, इसमें अभी तक प्रॉब्लम नंबर 5.32 तक आपने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग 5.33 प्रॉब्लम से आगे काम करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.33। क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है अ मंकी ऑफ मास 40 kg। मंकी का मास 40 kg बता रहा है। 40 kg मास ऑफ मंकी climbs on a rope which can stand maximum tension 600 न्यूटन। मैक्सिमम टेंशन बता रहा है प्रॉब्लम, यह है 600 न्यूटन। In which of the following cases will the rope break? यदि 600 न्यूटन से टेंशन एक्सीड करेंगे, इससे ज़्यादा टेंशन होगा तो रोप ब्रेक हो जाएंगे। तो हमें जो दिए गए हैं पार्ट ए में, climbs up, monkey climbs up with acceleration 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मंकी का एक्सलरेशन दिया गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, अब ये रोप हो गया। रोप में ये मैं दिखा रहा हूँ, ये मंकी, ठीक है, शॉर्टकट दिखा दिया इस तरह से मंकी। अब ये जो मंकी है, ये रोप को पकड़ के ऊपर चढ़ रहा है। मंकी रोप को नीचे खींच रहा है। यहाँ से रोप लटके हुए हैं। दिखाते हैं फोर्सेस। तो मंकी पर, ये मंकी पर फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट mg। स्ट्रिंग में टेंशन आ गया। स्ट्रिंग को मंकी पकड़े हुआ है, स्ट्रिंग में टेंशन आ गया तो टेंशन इज पुलिंग फोर्स। मंकी को पुल करेगा स्ट्रिंग बाय फोर्स टेंशन। तो टेंशन को T सपोज कर लीजिए। अब इसमें डिफरेंट केसेस फॉर्म करे गए हैं। तो आते हैं पहले पार्ट ए में। पार्ट ए में कह रहा है मंकी हैज एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर? अपवर्ड, ये है अपवर्ड। एंड सो अपवर्ड फोर्स को हम बड़ा समझेंगे, क्योंकि जिधर बड़ा फोर्स उधर एक्सेलरेशन होता है। एंड सो अपवर्ड फोर्स को बड़ा लेंगे। रिजल्टेंट फोर्स मंकी पे T माइनस mg, फोर्स का इक्वेशन फॉर्म करिए। रिजल्टेंट फोर्स m इंटू ए। जैसे अब आप कई प्रॉब्लम कर लिए हैं, हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को दिखाते हैं पहले, फिर जरूरत पड़ने पर फोर्स को मोशन के लाइन परपेंडिकुलर रिजॉल्व करते हैं, फिर मोशन के लाइन के अलावा रिजल्टेंट फोर्स निकाल के m इंटू ए करते हैं। तो चलिए T माइनस mg मोशन के लाइन के अलावा, रिजल्टेंट फोर्स एक्सेलरेशन अपवर्ड, एंड सो T को बना लेंगे माइनस mg इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। नाउ T हमें चाहिए, ले जाइए mg को राइट साइड, m कॉमन ले लीजिए, m कॉमन ले लेंगे, क्या होगा a प्लस जी। नाउ m मास कितना है 40, a की वैल्यू 6, g ले लीजिए 10, तो फिर 6 प्लस 10 ये हो गया 16। तो फिर 640 मल्टीप्लाई करिए, 16 फोर जा 64 न्यूटन। अब देखिए क्या हो गया, दिस टेंशन T इज ग्रेटर देन T मैक्स। अब क्या होगा, स्ट्रिंग टूट जाएंगे, स्ट्रिंग विल ब्रेक, स्ट्रिंग टूट जाएगा, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द रोप ब्रेक। आ गया, इस समय रोप विल ब्रेक, रोप टूट जाएंगे इस समय, क्योंकि टेंशन जो है मैक्सिमम टेंशन से बड़ा हो गया। नेक्स्ट पार्ट बी में आइए। बी में क्या है, क्लाइम्स डाउन विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये है डाउनवर्ड। मंकी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड फोर्स को बड़ा समझेंगे, एक ही फिगर से हम काम ले लेंगे सब में, ठीक है।
डाउनवर्ड फोर्स को बड़ा लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो गया, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स एम जी माइनस टी इक्वल टू एम इन टू ए। अब टी को एक तरफ ले जाइए, एम ए को एक तरफ ले आइए, तो फिर एम कॉमन लिया, जी माइनस ए लाया इधर इक्वल टू टी, therefore t इक्वल टू m 40, g की वैल्यू 10, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 6, अब ये हो गया 240 न्यूटन। अब इस समय क्या कहेंगे, स्ट्रिंग विल नॉट ब्रेक, स्ट्रिंग जो है नहीं टूटेगा क्योंकि टेंशन जो है मैक्सिमम टेंशन से बहुत कम है, एंड सो स्ट्रिंग नहीं टूटेंगे। ये सी पार्ट में, पार्ट सी में क्या है, क्लाइम्स अप विथ यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए जब यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर के तरफ चलेगा तो ए क्या हो जाएगा 0, यही अपवर्ड जो मोशन है इसमें ए को 0 कर लीजिए, ठीक है। एक्सेलरेशन विल बी 0, v इज कांस्टेंट, एंड सो ऐसे भी बोल सकते हैं अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, एक्सेलरेशन 0, तो t इक्वल टू mg। नाउ मास इज 40, g की वैल्यू 10 लीजिए, ये हो गया 400 न्यूटन। अभी भी सेफ है, स्ट्रिंग अभी भी नहीं टूटेंगे बिकॉज टेंशन इज लेस देन मैक्सिमम टेंशन से कम है टेंशन, एंड सो डोरी नहीं टूटेगा, रोप नहीं टूटेगा। नाउ पार्ट डी में आइए, क्या है, फॉल्स डाउन द रोप नियरली फ्री अंडर ग्रेविटी। अब देखिए नियरली फ्री अंडर ग्रेविटी यदि फॉल करता है तो फिर मंकी का एक्सेलरेशन फ्री फॉल में क्या होगा, जी होगा, फ्री फॉल में मंकी का एक्सेलरेशन होगा जी, तो फिर यहाँ पर अब देखिए कि टेंशन क्या होगा, डाउनवर्ड वाला मोशन ले लीजिए, ये ले लीजिए, टी इक्वल टू एम जी माइनस ए, ले लीजिए डाउनवर्ड वाला इक्वेशन। नाउ एम को एम ही रहने दें, जी माइनस ए के जगह पर जी, क्योंकि जब मंकी नियरली फ्री फॉल हो जाएंगे तो फिर एक्सेलरेशन मंकी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ऑफ मंकी ए इज इक्वल टू जी माइनस जी 0, एंड सो इक्वल टू 0, टेंशन बिकम्स 0। चलिए इस तरह से मंकी का एक्सेलरेशन डिफरेंट दे करके क्वेश्चन करा गया हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सब में जैसा कि हमने आपको फोर्स की कॉन्सेप्ट दिया है, बस उसी कॉन्सेप्ट से चलते रहिए, और कॉन्सेप्ट की यदि जरूरत हो तो हमेशा से मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि आपको यदि कॉन्सेप्ट की जरूरत है, देखिए कि हमें कॉन्सेप्ट चाहिए, तो फिर आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे हैश ठाकुर सर स्मॉल लेटर में इसको टाइप करिए, आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट लॉज ऑफ मोशन का, वहां से कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए 5.34 में क्वेश्चन क्या है हमारा, two bodies A and B of masses 5 kg 10 kg in contact with each other rest on a table against a rigid wall। एक वॉल दिखाया गया है, ये है वॉल, रिजिड वॉल मतलब कि वॉल खिसकने वाला नहीं है, मजबूत वॉल है, रिजिड वॉल है। अब ये जो वॉल है ये फ्लोर हो गया ना, ये फ्लोर हो गया। अब इसमें दिखाई दे रहा है टू बॉडीज, एक बॉडी ये है, इसको बी बोले हैं, दूसरी बॉडी ए है, ये है ए, बॉडी ए, टू बॉडीज हैं। नाउ इस पे 200 न्यूटन का इधर से फोर्स लगाए जा रहे हैं, मैं इस फोर्स को एफ बोल दे रहा हूँ, ठीक है। एफ की वैल्यू दिया है 200 न्यूटन, एफ की वैल्यू है। चलिए अब आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, आगे क्वेश्चन है the coefficient of friction between the bodies and the table is 0.15, टेबल और बॉडी के बीच फ्लोर में फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये बताया गया 0.15, फोर्स ऑफ 200 न्यूटन अप्लाइड हॉरिजॉन्टली टू ई, व्हाट आर, क्वेश्चन है हमारा पार्ट ए में, क्वेश्चन है क्या है, अच्छा मास, इसका मास मैं m1 बोल दे रहा हूँ, m1
यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका मास m2 बोल दे रहा हूँ, m1 m2, m1 की वैल्यू ये है कितना 5 kg, m2 का वैल्यू कितना है 10 kg। अब फर्स्ट हमारा जो पार्ट है इसमें पूछ रहे हैं द रिएक्शन ऑफ पार्टीशन। ये जो पार्टीशन है, ये जो दीवार है, पार्टीशन है, इसका रिएक्शन फोर्स। तो बहुत आराम से सोचिए, फोर्स F जो हम लगा रहे हैं, अब इस पूरे का तो सेम एक्सेलरेशन है, रेस्ट में है, एक्सेलरेशन 0 है। तो जैसा कि हमने आपको सिखाया है पीछे प्रॉब्लम्स में, लेक्चर्स में, यदि बहुत सारे बॉडीज हों तो फिर उसको आप यदि 1 ले लेते हैं तो प्रॉब्लम की साइज बहुत छोटा हो जाता है। तो इस पूरे को 1 मान लेते हैं। 1 मानने के समय, 1 लेने के समय ये ध्यान रखना है, जिनके एक्सेलरेशन सेम होते हैं उनको आप 1 यूनिट के तरह, एक सिस्टम के तरह आप यूज कर सकते हैं। ए और बी का इस समय एक्सेलरेशन है 0, ए और बी ये हमारा हो गया 1 यूनिट। अब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वॉल के कॉन्टैक्ट में ये हो गया हमारा बॉडी ए, बॉडी बी। अब इस पर जो फोर्स लगे हैं इधर से F, अब इस पूरे को 1 यूनिट समझिए, इधर से फोर्स F। अब पुश किया, इसने पुश किया, इसको पूरा 1 समझेंगे। अब ये पूरा ये जो 1 बॉडी है इसने पुश किया वॉल को, एक्शन, तो वॉल का होगा इस पर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन फोर्स को मैं R से ड्रॉट कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ये जो हमारा सिस्टम है ए और बी का जो सिस्टम है, ए बी सिस्टम पर हमने इधर से लगाया फोर्स F, पार्टीशन वॉल ने लगाया इधर से रिएक्शन फोर्स R। देयर इज नो हॉरिजॉन्टल मोशन, एक्सेलरेशन इज 0। तो since acceleration A equal to 0 and so one side force equal to opposite side force, R equal to F, और F कितना है, F है 200 न्यूटन, जैसे 200 न्यूटन। ये बी पार्ट में क्या है, द एक्शन रिएक्शन फोर्स इज बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच एक्शन रिएक्शन फोर्स सब पूछ रहे हैं, तो फिर इन दोनों के बीच में देख लीजिए। अब ए और बी के लिए इसमें से कोई भी एक बॉडी को पसंद कर लें, उस पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लें। चलिए ए पर हम ड्रॉ कर रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम ए के लिए। अब ये बॉडी ए, बी को डॉटेड कर रहे हैं, बी पर हमें नहीं दिखाना है फोर्स, ए पर फोर्स दिखाना है। इधर से ए को हमने पुश किया बाय फोर्स F। अब ए ने बी को पुश किया, बाय फोर्स F, स्मॉल f कर दिया इसको। नाउ तो फिर बी ए को पुश करेगा सेम फोर्स से, रिएक्शन। अब जैसा कि हमने कॉन्टैक्ट फोर्स हॉरिजॉन्टल के अलाउंग कॉन्टैक्ट फोर्स हमने आपको सिखा दिया है ऑलरेडी, स्टार्टिंग में ही सिखाया था। तो रिएक्शन फोर्स F। अब हम इस पर दिखा रहे हैं फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम हमें ए के लिए चाहिए, बी पर हमें नहीं चाहिए फोर्स इस समय। FBD हम ड्रॉ कर रहे हैं ए के लिए, परपेंडिकुलर इधर की तरफ फोर्स दिखाना जरूरी नहीं है इस समय, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं अभी आप यूज कर रहे हैं, फ्रिक्शन है भी नहीं, बिकॉज चलने की कोई टेंडेंसी नहीं है, चल ही नहीं सकता है इधर की तरफ, कोई टेंडेंसी नहीं बनता, इम्पेंडिंग मोशन नहीं हो सकता है इधर की तरफ, एंड सो नो फ्रिक्शन, एंड सो वर्टिकल फोर्स छोड़ दीजिए। नाउ एक्सेलरेशन फिर क्या देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है, सिंस एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए इज 0 and so one side force equal to opposite side force, F equal to हो गया 200 न्यूटन। ए ने बी पर, बी ने ए पर लगाया एक्शन रिएक्शन फोर्स, स्मॉल f, कॉन्टैक्ट फोर्स स्मॉल f, दिस इक्वल टू 200 न्यूटन। ये पार्ट सी पार्ट में क्या है, नहीं पार्ट सी नहीं है, हाँ आगे बोल रहे हैं व्हाट हैपेंस व्हेन वॉल इज रिमूव्ड। चलिए पार्ट सी नहीं है लेकिन मैं सी कर दे रहा हूँ, पहचानने में ठीक रहेगा। ओके, तो व्हाट हैपेंस व्हेन द वॉल इज रिमूव्ड, डज आंसर टू बी चेंज व्हेन द बॉडीज आर इन मोशन, इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन म्यू एस एंड म्यू के।
यानी काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, दोनों को आपको यही लेना है, ठीक है। तब पार्टीशन हटा दिया, तब देखिए क्या होगा। जब पार्टीशन हटा देंगे, ये पार्टीशन हटा देंगे एंड यदि अब आप फोर्स लगाते हैं, यदि फोर्स लगाते हैं बॉडी ए बॉडी बी पर 200 न्यूटन का यदि फोर्स लगाते हैं तो क्या मोशन पॉसिबल होगा, अब इसकी जांच करनी है। आइए, इधर से हमने पुश किया, बॉडी ए चलना चाहेगा तो फिर उस पर अपोजिट फ्रिक्शन ए के सरफेस को टच करता हुआ एफ ए बोल लेते हैं। ए ने बी को पुश किया, ए ने बी को पुश किया, इस समय अब हम इस फोर्स को बोल दे रहे हैं एफ बी, फोर्स बी पर है इसलिए एफ बी बोल दिया, तो बी ए को पुश करेगा, रिएक्शन, तो ए पर जो फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स, रिएक्शन फोर्स बी की वजह से इसको एफ ए बोल दे रहे हैं, फोर्स ऑन ए। अब यहाँ से एफ ए फ्रिक्शन, ये दोनों नेम सेम हो रहा है, तो फिर अच्छा होगा कि हम नाम बदल लें, थोड़ा सा किसी का नाम बदल दें। चलिए इसी को बदल देते हैं, इसको डैश कर दे रहे हैं, डैश, एफ डैश बी, एफ डैश ए, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगा, जैसा कि आप तो जानते हैं एक्शन रिएक्शन कॉन्टैक्ट में इक्वल होंगे, ठीक है। एफ ए डैश ये रिएक्शन फोर्स, एफ बी डैश एक्शन फोर्स, ये फोर्स किस पर, ए पर, ये फोर्स किस पर, बी पर। अब जब बी चलना चाहेगा तो फिर आएगा फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन जो बी के कांटेक्ट में है, बी के सरफेस के कांटेक्ट में फ्रिक्शन, थोड़ा सा ऐसे दिखावे जो पता चल जाए, इसको एफ बी बोल देते हैं। दीज टू फोर्सेस आर फ्रिक्शन। अब पहले हम पता लगा लें, ये जो फोर्स एफ है, क्या ये फोर्स एफ चला पाएगा बॉडी को या नहीं, ये पता जरूर लगा लेना चाहिए। कैसे, मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल के दोनों पर देखिए, ठीक है। यदि मैक्सिमम फ्रिक्शन से यदि ये बड़ा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो इस पे होंगे, यदि इससे ये बड़ा होगा तब तो ये चला देगा, बॉडी को चला देगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। नहीं, यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ये छोटा पड़ गया, कहीं लिमिटिंग फ्रिक्शन से यदि ये कम हो गया तो नहीं चला पाएगा बॉडी को। आइए अब देखते हैं निकाल के लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो इसके लिए बॉडी ए पर पहले हम दिखा रहे हैं, ए का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, मास है m1 g, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस का, ठीक है। ये दिखा रहे हैं थोड़ा अलग करके ताकि पता चल जाए आपको, बट ये रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसको r1 सपोज कर लें। फिर उसी तरह से b का वेट m2g डाउनवर्ड, b पर रिएक्शन फोर्स, फ्लोर का रिएक्शन फोर्स, बिल्कुल ऐसे पता चल जाए फिगर में, इसलिए बिल्कुल इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा लीजिए। नाउ दिस इज r2। नाउ अब फ्रिक्शन फोर्स एफ ए का पता लगाते हैं, एफ ए। नाउ सपोज ये एफ ए जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन है, अब एफ ए लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होगा, म्यू एस इंटू r1। म्यू एस की वैल्यू 0.15 ही लेना है, r1 की वैल्यू m1 कितना 5 और g कितना 10। नाउ ये हो गया हमारा 7.5 न्यूटन। नेक्स्ट एफ बी फ्रिक्शन फोर्स ऑन बॉडी बी इक्वल टू म्यू एस into r2, reaction force r2 equal to m2g, mu s 0.15 and m2 कितना है 10, g की वैल्यू लीजिए 10। now this equal to ये हो गया हमारा 15 न्यूटन। अब देखिए टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो गया, एफ ए प्लस एफ बी पूरे सिस्टम पर, ए और बी सिस्टम पर लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ ए प्लस एफ बी, दिस इज ऐड कर लीजिए, सेम डायरेक्शन में है, पूरे सिस्टम पर ले रहे हैं,
इस पूरे सिस्टम पर, क्योंकि दोनों टच में है इस समय, तो इस पर एफ ए प्लस एफ बी कितना होगा 15 प्लस 7.5, ये हो गया 22.5 न्यूटन। नाउ दिस इज लेस देन एफ, एफ कितना है 200 न्यूटन। अब ये एफ बड़ा है तो चला देगा, एंड एफ इज ग्रेटर देन sum of limiting friction Fa plus Fb. So the system मतलब A and B move, ये चलेंगे। अब ये जो चलेंगे moves rightward, दाईं तरफ चलेंगे, rightward। अब जब ये चलेगा दाईं तरफ तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा इसके पास। एक्सेलरेशन, दोनों कांटेक्ट में चल रहे हैं, एक सिस्टम एक बॉडी, इसको एज्यूम कर लीजिए, प्रॉब्लम में टाइम बचेगा। ठीक है, अलग करके फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे, टाइम लगेगा। अब तो कई बार फ्री बॉडी डायग्राम ले लिया। एंड सो अब जरा इसको शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये फ्रिक्शन को इशारा कर रखें, बॉडी ए पर फ्रिक्शन, बॉडी बी पर ये फ्रिक्शन। नाउ इसको पूरे को, होल को एक सिस्टम मान लें। अब लेट एक्सीलरेशन शॉर्ट कर दिया ऑफ दिस सिस्टम, दिस एक्सीलरेशन ऑफ दिस सिस्टम मतलब ए एंड बी, ए और बी बॉडी की सिस्टम। इस सिस्टम का एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम, इसको ए सपोज कर लिए। अब रिजल्टेंट फोर्स ऑन सिस्टम, सारा काम सिस्टम पे। अब ये पूरे सिस्टम, ए बी सिस्टम पर रिजल्टेंट फोर्स, राइटवर्ड फोर्स एफ माइनस लेफ्टवर्ड फोर्स। अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएंगे, ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएंगे। लेकिन आप कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन तो काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है, तो प्रॉब्लम में हमें बोल दिया गया है म्यू एस म्यू के को सेम लेने के लिए। एंड सो म्यू एस म्यू के दोनों की वैल्यू 0.15 होगा। एंड सो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ ए का वैल्यू 7.5, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ बी का वैल्यू भी होगा 15 न्यूटन। एंड सो इसको मैं एक जगह कर दे रहा हूं, एफ ए प्लस एफ बी। नाउ सिस्टम का मास m1 प्लस m2, पूरे इस सिस्टम को ले लिए हैं हम लोग, टाइम थोड़ा सा बचाने के लिए। इंटू जी ए इंटू ए रिजल्टेंट फोर्स ऑन सिस्टम निकाला, m इंटू ए कर दिया। नाउ दिस इज 200 माइनस एफ ए प्लस एफ बी, ये कितना है 22.5 m1 प्लस m2 कितना है 15 इंटू हो गया ए। नाउ यहां से ए निकाल लीजिए, ए निकालते हैं, ए की वैल्यू क्या होगा। नाउ ए इक्वल टू 15 से इधर डिवाइड हो जाएंगे, तो फिर ए इक्वल टू 200 माइनस 22.5 अपॉन 15। मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं कैलकुलेटर से। ये आ रहा है 11.8, दिस इज इक्वल टू 11.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस पर फ्री बॉडी डायग्राम लीजिए, रिजल्टेंट फोर्स निकालिए, एफ ए डैश मिल जाएगा। तो ए बॉडी के लिए ऑन ए बॉडी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइटवर्ड फोर्स एफ माइनस लेफ्टवर्ड फोर्स एफ ए डैश एक्शन रिएक्शन को एफ ए डैश हम लोग लिखें, एफ बी डैश लिख रखे हैं। ठीक है, थोड़ा इसको और क्लियरली लिख लें, बस जानने में दिक्कत ना हो। एफ ए डैश एक्शन रिएक्शन फोर्स, एफ ए डैश बिटवीन द टू बॉडी, एक्शन रिएक्शन फोर्स दो बॉडी के बीच।
दिस इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, बॉडी दाहिनी तरफ चल रहा है, सिस्टम हमारा जो है रिजल्टेंट फोर्स बड़े फोर्स के डायरेक्शन में चल रहा है। नाउ इक्वल टू m1 इंटू ए, अब यहाँ से f की वैल्यू 200 f a डैश ये हमें चाहिए, रिएक्शन फोर्स ऑन a इक्वल टू m1 5, एक्सेलरेशन 11.8। नाउ यहाँ से f a डैश इक्वल टू निकालेंगे 200 माइनस 5 इंटू 11.8, दिस इज इक्वल टू 1 मिनट कैलकुलेट करता हूं। Now this is equal to 1.3 10 to the 1.3 into 10 to the power 2 न्यूटन। और किधर लेफ्ट के तरफ ए पर जो देख रहे हैं रिएक्शन फोर्स, ये लेफ्ट के तरफ 2 लेफ्ट के तरफ हो गया। अब एक्शन रिएक्शन की वैल्यू तो इक्वल होंगे, एंड सो जो एफ बी डैश है, बी पर जो फोर्स लग रहा है, जो बी पर लग रहे हैं फोर्स एफ बी डैश ड्यू टू ए की वजह से, इसको हम लोगों ने एफ बी डैश बोल रखा है। एफ बी डैश फोर्स ऑन बी ए की वजह से, दिस इज सेम, एक्शन रिएक्शन सेम, इक्वल टू एफ ए डैश 1.3 10 टू द पावर 2 न्यूटन। मैग्नीट्यूड तो यही रहेंगे, बट डायरेक्शन जैसा कि आप देख रहे हैं राइट की तरफ, डायरेक्शन इज राइटवर्ड। चलिए इस तरह से जब कभी भी इनिशियली बॉडी रेस्ट में हो तो वहां पे थोड़ी सी जांच करके और देन देख लेंगे बॉडी चलेगा कि नहीं। जब भी बॉडी चलता है तो फिर टोटल फोर्स m/a कर लेंगे। और जैसा कि अब हम लोग कई सारे प्रॉब्लम कर लिए, तो आपको चाहिए थोड़ी सी टाइम की बचत भी करना है। तो फिर यदि देखिए कि 2 बॉडी 4 बॉडी सेम एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो पूरे को एक सिस्टम मानकर होल सिस्टम पर आप एक बार में रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू m/a करिए, टाइम की बचत होगी। क्वेश्चन नंबर 5.35 क्या है इसमें, आइए देखते हैं। अ ब्लॉक of mass 15 kg is placed on a long trolley. The coefficient of static friction between the block and the trolley is 0.18. The trolley accelerates from rest with 0.5 meter per second square for 20 seconds and then moves with uniform velocity. Discuss the motion of the block as viewed by, फर्स्ट है पार्ट ए है a stationary observer on the ground, पार्ट बी है an observer moving with the trolley। आइए दिखाते हैं एक ट्रॉली को दिखाते हैं। एक ट्रॉली है, लेट अस सपोज ये है ट्रॉली। अब इस ट्रॉली के ऊपर जो है रखा गया है, जैसे ट्रॉली, सपोज ये है ट्रॉली। अब इसके ऊपर एक बॉक्स रखा गया है, ये बॉक्स है ट्रॉली के ऊपर। नाउ ऑब्जर्वर पहले हम ले रहे हैं ग्राउंड पर, लेट अस सपोज ये है ऑब्जर्वर एट द ग्राउंड ऑब्जर्वर ले रहे हैं। अब ये ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पर है वो ट्रॉली को देखेगा कि ट्रॉली चल रहा है। ट्रॉली के पास में एक्सेलरेशन है कितना, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली, इसको मैं A0 से नोट कर रहा हूँ, वैल्यू इसका दे रखे हैं प्रॉब्लम में 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ट्रॉली चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, ठीक है। चलते चलते ये ट्रॉली चलते ट्रॉली आया इस पॉइंट पर। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बदल जाएंगी। इनिशियल वेलोसिटी ट्रॉली का हमें क्या दिया है, ट्रॉली एक्सलेट फ्रॉम रेस्ट। इनिशियली ट्रॉली जो है रेस्ट में
इनिशियल वेलोसिटी ट्रॉली का 0। अब यहाँ से जो ट्रॉली हैं चलते गए, सपोज टाइम टी का वैल्यू 20 सेकेंड दे दिया गया है। वेलोसिटी ट्रॉली का अब यहाँ पर भी, अब ये जो वेलोसिटी भी हो गया 20 सेकेंड, टी इक्वल टू 20 सेकेंड के बाद अब यहाँ से आगे प्रॉब्लम कर रहा है मूव्स यूनिफॉर्मली। अब यहाँ से आगे एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली इज 0, v इज कांस्टेंट, v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0। ट्रॉली का एक्सेलरेशन मैं 0 लिख देता हूं, बाद की एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी है कांस्टेंट। ये सारा कौन देख रहा है, ये ग्राउंड ऑब्जर्वर देख रहा है ये सारी बात को, जितनी बात बोले हैं। अब ये जो ग्राउंड पे खड़ा ऑब्जर्वर है इस पे फोर्सेस जो लेंगे तो कौन कौन से फोर्स लेंगे, वेट mg, ट्रॉली का रिएक्शन फोर्स बॉडी पे ब्लॉक पे, अब ये रिएक्शन फोर्स को आर ले लिए, ठीक है। अब ट्रॉली जो है चल रहा है जिस एक्सेलरेशन से, ब्लॉक भी तो उसी एक्सेलरेशन से चलेगा, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स ब्लॉक पे बोलेगा ये ग्राउंड ऑब्जर्वर, देयर मस्ट बी रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स को मैं F सपोज कर दे रहा हूं। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ट्रॉली की वजह से जो बॉक्स पर रिजल्टेंट फोर्स जो आ रहे हैं कांटेक्ट में, नाउ दिस कांटेक्ट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स विल बी F इक्वल टू m into a, मास ऑफ ब्लॉक इज, कितना है ब्लॉक का मास 15 kg, 15 kg, acceleration 0.5 and so this is 7.5 न्यूटन। अब ऑब्जर्वर, ग्राउंड ऑब्जर्वर कहेगा कि ट्रॉली के साथ ऑब्जेक्ट चल रहा है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू m into a कर लिए। अब फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इस पर क्यों, तो जब बॉडी पर कोई फोर्स काम कर रहा है तो ऑब्वियसली है बॉडी में एक मोशन होना चाहेगा, जब बॉडी में एक मोशन होना चाहेगा तो इस पर आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन को जांच करिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा फोर्स होगा तो मोशन होगा, नहीं तो फिर मोशन नहीं होंगे बॉडी में। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है μs into r। अब r जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, दिस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू mg, क्योंकि अपवर्ड डाउनवर्ड तो मोशन नहीं है, तो फिर μs into mg। नाउ μs की वैल्यू कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितने दिए गए हैं, ये है हमारा 0.18, 0.18 μs, m इज 15, g को 10 ले लीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएंगे 27 न्यूटन। अब देखिए कि बॉडी को चलाने वाला फोर्स छोटा है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स बड़ा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा है, एंड सो बॉडी स्लिप नहीं करेगा। नेक्स्ट ये पार्ट ए था हमारा, अब पार्ट बी में आ रहे हैं हम। बी पार्ट में इसी फिगर को हम यूज कर लेंगे। बी पार्ट में क्या बोला गया, ऑब्जर्वर मूविंग विथ द ट्रॉली। अब ये ऑब्जर्वर को मैं O1 कर देता हूँ, ऑब्जर्वर नंबर 1। यहाँ पे आप ऑब्जर्वर को कंसीडर करिए, ट्रॉली के ऊपर कंसीडर करिए ऑब्जर्वर को। अब ये है कोई ऑब्जर्वर ट्रॉली के ऊपर, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर नंबर 2, इसको O2 बोल दे रहे हैं। अब देखिए जो ऑब्जर्वर है O2, ये क्या देख रहा है, ये देख रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जर्वर है O2, दोनों के दोनों जो हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया। तो ये ऑब्जर्वर जो ऑब्जेक्ट है इस पर सूडो फोर्स महसूस करेगा, जैसा कि आपको हमने सूडो फोर्स सिखाया है कि जब ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर दोनों नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे, देन ऑब्जेक्ट पर ऑब्जर्वर सूडो फोर्स महसूस करता है किधर। अब इसको मैं अलग करके दिखा देता हूं, सेम फिगर पे अच्छा नहीं होगा। तो ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज द बेस ऑफ ट्रॉली, ट्रॉली का ये बेस मैंने ऐसे दिखा दिया। अब
एक्सलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस किधर है, राइट वर्ल्ड, एंड सो सूडो फोर्स किधर होगा, लेफ्ट वर्ल्ड। सूडो फोर्स और सूडो फोर्स की वैल्यू कितना होता है, सूडो फोर्स इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हो गया सूडो फोर्स। नाउ सूडो फोर्स की वैल्यू निकालना चाहें निकाल सकते हैं। सूडो फोर्स की वैल्यू, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 15, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कितना 0.5, तो ये हो गया 7.5 न्यूटन। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ड्यू टू सूडो फोर्स खिसकने की कोशिश करेगा, ठीक है, ड्यू टू सूडो फोर्स इधर चलने की कोशिश करेगा ये ऑब्जेक्ट, बट इसको जो है फ्रिक्शन रोकेगा। तो देखिए फ्रिक्शन की वैल्यू जो है 27 न्यूटन बड़ा है। और फ्रिक्शन जो होगा वो किधर होगा, फ्रिक्शन होगा जिधर ऑब्जेक्ट चलना चाहेगा इसके अपोजिट, अपोजिट ये लग जाएंगे इधर की तरफ, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ऑब्जेक्ट को चलने नहीं देगा क्योंकि बड़ा है। इस तरह से दोनों ऑब्जर्वर ने अलग अलग बातें फील किया, अलग अलग बातें देखा। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5.36। 5.36 में फिर से 5.36 नाउ इस प्रॉब्लम में फिर एक ट्रॉली यानी ट्रक दिखा रहा है, ट्रक, ठीक है, चलिए ट्रक दिखा रहा है प्रॉब्लम में। नाउ ट्रक दिखा लें, ठीक है, देयर इज अ ट्रक, एक ट्रक दिखाई दे रहा है हमें। अब ये ट्रक को दिखा दें, थोड़ा बड़ा ट्रक है, ये ट्रक को दिखाया गया है। मैं इसे दिखा देता हूँ ट्रक को, ये ट्रक का फ्लोर हो गया, ट्रक के फ्लोर, ये फ्लोर दिखा दिया ट्रक का, ठीक है। अब आगे करा, द रियर साइड ऑफ ट्रक इज ओपन, जो रियर साइड है ये फ्रंट हो गया ट्रक का, ये फ्रंट साइड है, रियर साइड ऑफ ट्रक इज ओपन, ओके, एंड अ बॉक्स ऑफ 40 kg mass is placed 5 meter away from the open end as shown in figure। यहाँ से बॉक्स का डिस्टेंस बताया जा रहा है, डिस्टेंस ऑफ बॉक्स, दिस डिस्टेंस ऑफ बॉक्स इज 5 मीटर। मैं इसको लिख दे रहा हूँ d, दिस d इज 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर पर ये बॉक्स है, रियर एंड से यहाँ तक d की वैल्यू है 5 मीटर। चलिए नेक्स्ट आगे और है कुछ, क्या है हमारा, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द सरफेस इज बिलो 0.15। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दिया गया 0.15 on a straight road। The truck starts from rest and accelerate with 2 meter per second square। जो ट्रक है इसके पास में एक्सेलरेशन ए, अब एक्सेलरेशन ट्रक का जो है इसको मैं ए 0 बोल दे रहा हूँ। नाउ जो ट्रक है ये स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी ट्रक का 0। नाउ ए 0 इक्वल टू ट्रक की जो एक्सेलरेशन है दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब आगे क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बॉक्स फॉल ऑफ द ट्रक, इग्नोर द साइज ऑफ बॉक्स। अब ये ट्रक कितना दूर चलेगा कि ये बॉक्स फिसल के गिर जाए, ये हमारा क्वेश्चन है कि बॉक्स फिसल के गिरेगा, इतने टाइम में ट्रक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक ये हमें चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए तो पता लगाते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रक एक्सेलरेटेड है, ट्रक में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में ऑब्जेक्ट है, यूज कर लीजिए सूडो फोर्स, बढ़ाइए ऑब्जर्वर को, बैठा दिया, ये ऑब्जर्वर हमारा है, ये ऑब्जर्वर है, दिस ऑब्जर्वर इज
in accelerated frame, object is in accelerated frame. अब सूडो फोर्स ये ऑब्जर्वर कंसीडर करेगा ऑब्जेक्ट पर किधर, फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट, तो ये हो गया एफ पी सूडो फोर्स। अब एफ पी का वैल्यू, सूडो फोर्स का वैल्यू याद होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ ये बॉडी जो है सूडो फोर्स महसूस कर रहा है राइट वर्ड, एंड सो ये राइट वर्ड फिसलने की कोशिश करेगा, तो फिर इसके अपोजिट फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन जो है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बॉडी स्लाइड किया है, बॉडी स्लाइड करके गिरा है, एंड सो स्लाइडिंग बॉडी पर फ्रिक्शन, काइनेटिक बॉडी पर फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, बॉडी का वेट एम जी, वर्टिकली डाउनवर्ड सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वर्टिकली अपवर्ड। अब सबसे पहला काम हमारा है ऑब्जर्वर से पूछना कि इसका एक्सेलरेशन आप क्या देख रहे हो, मतलब कि ऑब्जर्वर की रिलेटिव बॉक्स का क्या है एक्सेलरेशन। तो ऑब्जर्वर देख रहा है कि बॉक्स स्लाइड कर रहा है, रेस्ट से बॉक्स चला u0, बॉक्स का भी u0, बॉक्स में आया एक्सेलरेशन, जो बॉक्स में एक्सेलरेशन आया राइट वर्ड, ये मैं दिखा रहा हूं, इसको ए बोला विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, जैसा कि मैंने सूडो फोर्स के समय आपको लेक्चर के दरमियान सिखाया हूं कि हमेशा जो एक्सेलरेशन लेंगे कहां पर, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए में, वो जो ए होना चाहिए रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, यानी कि जो ऑब्जर्वर देखेगा वो एक्सेलरेशन लेना है आपको, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए में, ए के जगह पर। तो चलिए ये ए हमें मालूम नहीं है। अब फोर्स की प्रॉब्लम, जैसा कि आपको सिखाया हूं, पहले फोर्स को ड्रॉ किया, फिर मोशन के लाइन परपेंडिकुलर फोर्स है तो रिजोल्यूशन नहीं करना है। अब थर्ड स्टेप में रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू एम इंटू ई करते हैं, तो वर्टिकली नो एक्सेलरेशन, एंड सो आर इक्वल टू एम जी। हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में राइट वर्ड चल रहा है, बॉडी आपका स्लिप कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, राइट वर्ड फोर्स को बढ़ा लेंगे, एफ पी माइनस एफ के राइट वर्ड फोर्स, एक्सेलरेशन जिधर उधर बड़ा फोर्स, माइनस लेफ्ट साइड फोर्स, अपोजिट फोर्स तो माइनस करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स हो गया इक्वल टू एम इनटू ए रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। अब रखिए सबका वैल्यू, एफ पी सूडो फोर्स की वैल्यू एम इंटू ए जीरो, एफ के इज म्यू के इंटू आर, म्यू के को म्यू लिख रखे हैं, तो म्यू इंटू आर इक्वल टू एम इंटू ए। नाउ एम ए जीरो माइनस म्यू इंटू आर इक्वल टू एम जी रख लेंगे, आर इक्वल टू एम जी इक्वल टू एम इंटू ए। अब जैसा कि देख रहे हैं m कॉमन है, तो m से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, m से सबको अलग अलग डिवाइड करें तो क्या बचेगा a0, या m कॉमन लेके कैंसिल कर सोल्यूशन, जैसे आप करते हैं करते रहिए, माइनस म्यू इंटू जी इक्वल टू ए, एंड सो a इक्वल टू आ गया हमारा a0 का वैल्यू, ट्रक की एक्सेलरेशन कितना है 2, माइनस म्यू का वैल्यू कितना है 0.15, जी की वैल्यू लिया 10। नाउ ये 1.5 2 minus 1.5 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको बॉक्स का एक्सेलरेशन मिल गया। अब बॉक्स यहाँ से यहाँ जो चला है कितने टाइम में, लेट अस सपोज टाइम इज टी टाइम में चला है यहाँ से यहाँ तक बॉक्स, कितना डिस्टेंस चला है डी मालूम है 5 मीटर, तो बॉक्स के लिए फॉर बॉक्स, जो बॉक्स है जो बॉक्स चला है इसके लिए रिजल्टेंट, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर हम लोग चल रहे हैं, ऑब्जर्वर देख रहा है 5 मीटर चला बॉक्स, तो रिलेटिव टू ऑब्जर्वर डिस्प्लेसमेंट बॉक्स का हो गया s 5 मीटर, यानी कि d के जगह 5 u0, ऑब्जर्वर ने देखा कि बॉक्स रेस्ट से चला, एंड सो रिलेटिव वेलोसिटी बॉक्स का इनिशियली 0, नाउ 0 हो गया, प्लस हाफ, अब e की वैल्यू 0.5 इंटू टी स्क्वायर, थोड़ा इसको सॉल्व करें, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे 10, नाउ 5 2 10 हो गया,
टी स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई लें 5 4 जा ये हो गया 20 एंड सो टी इक्वल टू अंडर रूट 20 सेकेंड। अब हमारा जो क्वेश्चन है जो हमसे बोला है कि इतने टाइम में ट्रक कितना दूर चलेगा, यही है क्वेश्चन आपका। तो फिर अब ट्रक की जो डिस्प्लेसमेंट है अंडर रूट 20 सेकेंड में, अब ये कितना डिस्प्लेसमेंट है ट्रक का, तो फिर ट्रक के लिए भी 1D मोशन है ट्रक का। एंड सो लगा दीजिए इक्वेशन फॉर ट्रक के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट ट्रक की एक्सेलरेशन क्या है a0, s में हमने सबस्क्रिप्ट t लगा लिया है ट्रक के लिए, लगा दीजिए t। नाउ दिस इक्वल टू u क्या है 0, 0 इंटू टी 0 प्लस हाफ a0, ट्रक की एक्सेलरेशन कितना है 2 टी का स्क्वायर क्या होगा 20, नाउ 2 से 2 कैंसल इक्वल टू 20 मीटर। दैट मीन्स कि जब ट्रक चलेगा 20 मीटर तो बॉक्स उतने देर में स्लिप करके गिर जाएंगे नीचे। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन 5.36। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 5.37 क्या कह रहा है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.37, इस क्वेश्चन में 5.37 में बोला गया है डिस्क रिवॉल्व्स विथ स्पीड 33 into 1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब देखिए ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज पर थोड़ी सी आप सावधान रहेंगे। क्या रिवॉल्यूशन पर मिनट ये फ्रीक्वेंसी है एक्चुअली। अब आप कहेंगे एंगुलर स्पीड बोल दिया, गलत तो नहीं कर दिया? नहीं, गलत नहीं किया, क्योंकि आपने जो पढ़ा है यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होते हैं। तो जो न्यू की यूनिट है वो ओमेगा का भी यूनिट आप लिख सकते हैं, प्रॉब्लम लिख सकता है, लेकिन हमें ओमेगा को यूज करनी है, इसलिए 2 पाई न्यू कर लेंगे और एसआई यूनिट में आप काम कर रहे हैं। न्यू को रिवॉल्यूशन पर सेकंड कर लेंगे, फिर आप आगे जो भी सॉल्व करना हो करिए। यानी कि हमें ओमेगा रेडियन पर सेकंड में यूज करना है। आइए यहाँ पर न्यू की जो वैल्यू है ये दिया हमें कितना 33 इंटू 3 99 प्लस 100/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट है। बाई 60 करेंगे रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो जाएंगे। क्यों? जैसा कि हम तो पढ़ लिए पीछे कई सारी चीज को जान चुके हैं। 60 सेकंड में 100/3 रिवॉल्यूशन, यूनिटरी रूल 60 सेकंड 1 मिनट में 100/3 रिवॉल्यूशन, तो फिर 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन डिवाइड बाय 60। थोड़ा सॉल्व कर दें तो सॉल्व करेंगे 20 से 23 जा 25 जा, यानी कि ये हो गया हमारा 5/9 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो फिर हम ओमेगा निकाल लें 2 पाई न्यू। नाउ 2 पाई की वैल्यू भी रख लेते हैं 3.14 इंटू 5/9। थोड़ा सा और सॉल्व कर लें इसको, 5 to the 10 से मल्टीप्लाई 31.4/9। नाउ दिस इक्वल टू, थोड़ा सा इसको फर्दर और छोटा कर लें क्योंकि स्क्वायर करना है आगे। तो नाउ दिस इक्वल टू 3.48 रेडियन पर सेकंड। अब आइए आगे। अब कह रहा है प्रॉब्लम में 2 coins are placed at 4 centimeter and 14 centimeter away from center of the record। रिकॉर्ड मतलब होता है डिस्क, घूमते हुए डिस्क को ही रिकॉर्ड बोलते हैं। If the coefficient of friction between the coins and record is 0.15, coefficient of friction बता दिया 0.15, which of the coins will revolve with the record? कौन सी कॉइन रिकॉर्ड के साथ, डिस्क के साथ रोटेट करेगा? देखिए कि यदि किसी रोटेटिंग फ्रेम में आप एक बॉडी को रख करके जरा ऐसे रोटेट करा के देखिए, बॉडी उड़ जाएगा, भाग जाएगा फ्रेम से बाहर। ठीक है, जो जगह है, एक बुक पढ़ी, एक पेन को ऐसे रखिए, जरा बुक को ऐसे रोटेट करा के देखिए, बुक से भागेगा बाहर की तरफ, पेन आपका भाग जाएगा। अब
2 कॉइन्स हैं, इसमें से कौन सा कॉइन रोटेट करेगा, कौन सा कॉइन रोटेट नहीं करेगा, इसका पता लगाना है। अब देखिए कि ऑब्जेक्ट रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया। मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ाया है, सूडो फोर्स रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो आइए दिखाते हैं। एक ये हो गया हमारा डिस्क, यही फिगर हम लोग लिए हैं स्टडी के समय। थोड़ा डिस्क और बढ़िया से दिखा दें। ये हो गया हमारा डिस्क। अब ये जो डिस्क है, ये डिस्क रिकॉर्ड जो है रोटेट कर रहा है, इसका एक्सिस दिखा रहे हैं। ये सेंटर हो गया, एक्सिस वर्टिकल ऐसे, डिस्क हॉरिजॉन्टल ऐसे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल एक्सिस डिस्क का, ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल एक्सिस ले लिया हमने डिस्क का। नाउ नीचे भी दिखा दें इसको, दिस इज एक्सिस ऑफ डिस्क। इसके अबाउट डिस्क जो है रोटेट कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जिधर भी मन हो आप ले सकते हैं, यदि नहीं बोला है प्रॉब्लम। चलिए मैं ये दिखा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड है। अब यहाँ से डिस्क के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को आप रख रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट को डिस्क के ऊपर हम रखेंगे, सपोज यहाँ से हमने यहाँ से आर डिस्टेंस पर कॉइन को रखा, ये कॉइन को रखा हमने, ठीक है। थोड़ा ऐसे प्लेन दिखा के, कभी भी डिस्क पर बॉडी रखना हो ऐसे प्लेन दिखा लीजिए, उस पर रख लीजिए बॉडी को। अब ये जो कॉइन है, इस कॉइन पर फोर्सेस दिखाइए। बॉडी का वेट mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसको n बोल रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। अब बात करते हैं, कोई ऑब्जर्वर जो बाहर खड़ा है वो देख रहा है डिस्क को रोटेट करते हुए, क्योंकि जो बाहर खड़ा है ऑब्जर्वर वही डिस्क को देख सकता है रोटेट करते हुए। तो जब डिस्क को देख रहा है रोटेट करते हुए, तो इस कॉइन को भी देखेगा रोटेट करते हुए। ये कॉइन हमने कंसीडर किया अभी एनी डिस्टेंस r पे। अब जो कॉइन का सर्कुलर पाथ ऑब्जर्वर देख रहा है ग्राउंड से, ये सर्कुलर पाथ हो गया। चलिए अब हम ऑब्जर्वर को ला रहे हैं डिस्क के ऊपर। क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स है, इसको यूज करने के समय ऑब्जर्वर को रोटेटिंग फ्रेम में रखिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में रखिए पहले ऑब्जर्वर को, देन सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज कर सकते हैं। तब ऑब्जर्वर को हम बैठा रहे हैं डिस्क के ऊपर। नाउ ऑब्जर्वर आ गया डिस्क के ऊपर, ठीक है, ये ऑब्जर्वर हमारा है डिस्क के ऊपर आ गया। अब ये ऑब्जर्वर जो डिस्क के ऊपर आ गया है, ये ऑब्जर्वर अब कहेगा कि ये ऑब्जेक्ट बाहर के तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस कर रहा है, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील कर रहा है। जैसे कोई बस में, कोई कार में बैठे हैं, जैसे ही कार को, बस को ऐसे घुमाता है तो क्या होता है, बाहर की तरफ आप फील करते हैं फोर्स। यदि आपके बगल में कोई बैठा हुआ है वो देखेगा आपको, ऐसे झुकते हुए देखेगा आपको। एंड सो बाहर की तरफ जो फोर्स महसूस किया ऑब्जेक्ट ने, सेंटर से दूर की तरफ ये फोर्स जो फील करता है ऑब्जेक्ट, यही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस समय ऑब्जेक्ट जो है डिस्क के साथ रोटेट कर रहा है, एंड सो एंगुलर स्पीड ऑब्जेक्ट का डिस्क का रहेगा सेम। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट m, ओमेगा स्क्वायर r, रेडियस ऑफ द सर्कल। जिस सर्कल के सरकमफेरेंस पर है ऑब्जेक्ट, उस सर्कल के सेंटर से दूर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दिखा लिया हमने, सूडो फोर्स दिखा लिया। अब ड्यू टू दिस फोर्स ये ऑब्जर्वर कहेगा कि बॉडी जो है बाहर भागना चाहेगा, बॉडी स्लाइड करना चाहेगा, एंड सो अंदर की तरफ आएंगे फ्रिक्शन। तो अंदर की तरफ ये कॉन्टैक्ट फोर्स यानी फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन को मैं नीचे दिखा रहा हूं, ये फ्रिक्शन। अब यहीं पर हम लोग थोड़ी एक बात कर लें। यदि r की वैल्यू बढ़ाते हैं, आप r की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसका वैल्यू बढ़ेगा। इसको बढ़ाते 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 हम ले आए मैक्सिमम पर। कैसे? r को बढ़ाते बढ़ाते इतना r को बढ़ा दिया जो ये मैक्सिमम वैल्यू पे आया। कितना मैक्सिमम वैल्यू? तो फिर इस
समय कॉइन जस्ट टू स्लाइड की कंडीशन में आ गया, एकदम फिसलने को, चलने को ये हो गया है कॉइन। तो इस समय जो फ्रिक्शन होता है ये भी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको आप कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब यदि आपने आर को इससे ज्यादा बढ़ाया, सेंटर से कॉइन के डिस्टेंस यदि बढ़ाया, तो क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बॉडी आपका स्लाइड कर जाएगा। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है अब रोक नहीं पाएगा इसको, तो स्लाइड कर जाएगा। यही मैक्सिमम आर का पता लगा लीजिए कि कितना मैक्सिमम डिस्टेंस पर कॉइन को रखेंगे जो कॉइन स्लिप ना करे, जस्ट स्लाइड की कंडीशन में आवे। यही पता लगा लीजिए। अब इससे बड़ा आर करेंगे तो स्लाइड कर जाएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यदि थोड़ा सा भी बड़ा करेंगे अब हम लोग इसके आगे आर को बढ़ा करके, तो उड़ जाएगा कॉइन। अब ऑब्जर्वर से पूछिए आप कॉइन को किस कंडीशन में देख रहे हो, चलते देख रहे हो? कहेगा नहीं, कॉइन तो स्टेशनरी है, रेस्ट में है। अब ये कॉइन स्टेशनरी है, रेस्ट में है, तो इसका एक्सेलरेशन हम बगल में यहां लिख रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन इज 0 रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। अब ये इक्वेशन फॉर्म करिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, थोड़ा इसको लिख लें। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन कॉइन at maximum distance r, this is equal to m omega square r. Now according to observer, acceleration is 0, and so horizontal resultant force 0, and so one side force equal to opposite side force, one side force equal to opposite side force. Now limiting friction की वैल्यू रखिए, FL equal to mu s into r equal to m omega square r. Now mu s की वैल्यू हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है, कितना वैल्यू दिया है देखिए तो 0.15 दिया गया है। अब यहां रखते हैं या बाद में रखते हैं? चलिए पहले आर की वैल्यू रख लें। तो म्यू एस आर इक्वल टू, वर्टिकली ऊपर नीचे मोशन नहीं है, हम लोगों ने एन सपोज किया है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को एन सपोज किया है, एंड सो आर नहीं लिख के हम लोग एन लिख लेंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन। अब एम क्या होगा? अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, एम जी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम से एम कैंसिल करिए, हमें यहाँ पर आर की जरूरत है, आर का पता लगाना है। आर इक्वल टू क्या होगा? म्यू एस इंटू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, रखते जाइए वैल्यू। नाउ 0.15 जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। ओमेगा का वैल्यू कितना है? 3.48 का स्क्वायर करिए। नाउ आर की वैल्यू थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 मिनट कैलकुलेट करिए जरा, आप भी करिए। नाउ दिस इज इक्वल टू 0.124 मीटर। 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में इसको ले आइए, 100 से मल्टीप्लाई करिए तो सेंटीमीटर हो जाएंगे 12.4 सेंटीमीटर। अब देखिए जब 12.4 सेंटीमीटर पर ये कॉइन होगा, देन इस कॉइन पर मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, कॉइन जस्ट टू स्लाइड के कंडीशन में आवेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन कॉइन को रोक रखा है। यदि आर की वैल्यू थोड़ा सा भी बढ़ाया हमने, तो फिर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बड़ा होगा, ज्यादा फोर्स महसूस करेगा कॉइन, तो भाग जाएगा। एंड सो इससे बड़ा आर नहीं ले सकते हैं कॉइन को रेस्ट में रखने के लिए, तो फिर इससे इस आर के इक्वल या इससे छोटा ले सकते हैं। प्रॉब्लम है तो दो ही डिस्टेंस है, 4 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, तो फिर 12.4 से स्मॉल डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, तो मेंशन कर दिया हेंस द कॉइन एट 4 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन की लैंग्वेज में आइए। will revolve with the record
विथ द रिकॉर्ड के साथ, इसके साथ रिवॉल्व करेगा कॉइन। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.38। 5.38 में क्या है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5.38 क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? You may have seen in a circus of motorcyclists driving in a vertical loop inside a death well, a hollow spherical chamber with holes so the spectators can watch from outside. Explain clearly why the motorcyclist does not drop down when he is at the uppermost point with no support from below. What is the minimum speed required at the uppermost position to perform a vertical loop if the radius of chamber is 25 सेंटीमीटर? रेडियस बता दिया गया हमें, आर है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाया है, जब नीचे से ऊपर सर्कल में कोई चलते 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 टॉप पर आता है, स्पीड उसका कम हो जाता है। अब स्पीड कितना कम होना चाहिए? तो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है कि स्पीड मिनिमम इतना होना चाहिए जिससे कि वेट सेंट्रीपिटल फोर्स दे दे ऑब्जेक्ट को हाईएस्ट पॉइंट पर। तो यदि सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पर तब तो गिरेगा नहीं ऑब्जेक्ट। फिर हमने वहां पर आपको पढ़ाया है वर्टिकल सर्कुलर मोशन की जो कंडीशन है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। At the highest point, weight mg is equal to centripetal force mv square by r radius. Now यहाँ से आप निकाल सकते हैं v इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई gr एंड सो v इक्वल टू अंडर रूट gr। अब ये आपको देखना है डिटेल में, तो थोड़ा अपनी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देखिए, आपको पूरा फुल लेक्चर मिलेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। सारे पॉइंट्स पर, लोअर पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, सभी जगह पर हम लोगों ने एनी पॉइंट सभी जगह पर निकाला है, टेंशन निकाला है, स्पीड निकाला है, ठीक है, स्ट्रिंग से बांध के घुमाया है। नाउ अब इसमें रखिए वैल्यू। अब इसको क्रिटिकल स्पीड का नाम हम लोग दिए हैं, आप चाहें तो यहाँ पर सी लगा भी सकते हैं, सी फॉर क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल स्पीड, इससे कम स्पीड होगा तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अंदर के तरफ फोर्स होंगे, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएंगे, और कम हो जाएगा तो पता ही है कि सर्कल छूट जाएंगे। फिर नाउ जी का वैल्यू लेते हैं 10, आर की वैल्यू कितना है 25। नाउ रूट निकाल लीजिए, अंडर रूट 250, 25 का रूट निकाल लीजिए 5, ठीक है, 10 का रूट निकाल लीजिए। नाउ दिस इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 5.39, what is 5.39? 5.39. A 70 kg man stands in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 3 meter, rotating about its vertical axis with 200 revolution per minute. मैंने आपको पढ़ाया है रोटर जिसमें कि इंसान जाते हैं, वॉल में सट करके खड़ा होता है, रोटर को घुमाते हैं, फिर पैर के नीचे से जो बेस है उसको हटा लेते हैं, तो फिर रोटर के साथ, यानी सिलेंडर, रोटर इज सिलेंडर के साथ इंसान चिपक के ऐसे घूमते रहता है, ठीक है, आनंद आता है, अच्छा लगता है। तो यही रोटर की प्रॉब्लम आ गया आपके सामने। The coefficient of friction between the wall and clothing is 0.15. अब यहाँ पर जो हमें दे रखे हैं रेडियस ऑफ रूटर, मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ रेडियस को, ये कितना है, रेडियस ऑफ रूटर इज 3 मीटर। नाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया हमें बिटवीन द वॉल एंड क्लॉथिंग 0.15। और एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा
के प्रॉब्लम में ओनली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यदि बोल रखा है कोई प्रॉब्लम, तो वहां पर अपनी जरूरत के हिसाब से आप स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह भी यूज कर सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन की जगह भी यूज कर सकते हैं। दोनों इक्वल तो नहीं होता है, बट प्रॉब्लम में यदि एक ही वैल्यू दिया गया है फ्रिक्शन का, तो फिर आप अपनी जरूरत के हिसाब से दोनों जगह पर उसको यूज कर सकते हैं। नाउ अब हमसे जो डिमांड है, व्हाट इज द मिनिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ सिलेंडर टू एनेबल मैन टू रिमेन स्टक टू द वॉल विदाउट फॉलिंग व्हेन द फ्लोर इज सडनली रिमूव्ड। नीचे से फ्लोर हटा लिए तो इंसान घूमते रह जाए, उसके लिए पूछ रहे हैं एंगुलर स्पीड क्या होगा। आइए देखते हैं। फिर वही फिगर हमको लेना होगा, डायरेक्ट भी मैं रख सकता हूँ, फिर भी समझा देता हूँ। ऐसे निकाला हुआ है, ओमेगा का वैल्यू निकाल रखे हैं हम लोग कॉन्सेप्ट लेक्चर में, थ्योरी लेक्चर के दरमियान निकाला हुआ है आपको। चलिए फिर भी दिखा लेते हैं। अब लेट अस सपोज कि ये जो एक्सिस है सिलेंडर का, इसके अबाउट रोटर की मिनिमम स्पीड है ओमेगा। अब कोई इंसान जो है, ये इंसान बिल्कुल चिपका हुआ है रोटर में, ठीक है, ये रोटर में बिल्कुल जो है ऐसे सटा हुआ है इंसान जो है रोटर में। अब ये गिर नहीं रहा है नीचे, क्यों नहीं गिर रहा है? तो देखिए, जब ऐसे रोटर को घुमाए जाएंगे, रोटेट कराए जाएंगे, तो फिर एक सर्कुलर पाथ में इंसान रोटर के साथ ऐसे चक्कर लगावेगा, ठीक है। अब ये जो इंसान है ये बाहर भागना चाहेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में तो हमेशा सर्कल से बाहर कोई जाना चाहता है, तो सर्कल से बाहर ये जाना चाहेगा, तो फिर ये रोटर के वाल को पुश करेगा, एक्शन। तो रोटर का वाल इंसान को पुश करेगा, रिएक्शन। अब ये इस सर्कल का सेंटर में सी लिख दे रहा हूं, सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर मैन पर रोटर का, वाल का, सिलेंडर का रिएक्शन फोर्स ये लगा। इस रिएक्शन फोर्स को मैं आर बोल रहा हूं, ठीक है। रोटर की, सिलेंडर की रेडियस को मैंने स्मॉल आर ले लिया है। नाउ रिएक्शन फोर्स एन भी लिख सकते हैं, एन लिखिए, आर लिखिए, जो मर्जी हो। अब बॉडी का वेट, इंसान का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट होगा ऐसे mg, ड्यू टू वेट गिरना चाहेगा, तो फिर ये वाल पर कोई ऐसे स्लाइड करेगा नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन आ जाएंगे ऊपर की तरफ इस पर। तो इसलिए रोटर की वाल, सिलेंडर की जो वाल है, ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स लगावेगा ऊपर की तरफ, इसी की वजह से इंसान गिरने से बचेगा। अब ये जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, इसने रोक रखा है इंसान को, और mg मैक्सिमम वेट, मैक्सिमम फोर्स होगा नीचे की तरफ, तो रोकने वाला फोर्स भी मैक्सिमम, लिमिटिंग फ्रिक्शन FL बोल देते हैं, FMS, FL लिमिटिंग फ्रिक्शन, रोक रखा है गिरने से। अब देखिए वर्टिकली तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एंड सो वर्टिकली कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इक्वल टू 0, एंड सो FL upward force equal to downward force mg. Now limiting friction equal to mu s into r, mu s into r। अब मैं म्यू लिख दिया म्यू एस को, बट मन में रखिए म्यू एस इंटू आर इक्वल टू mg। अब r तो मालूम है नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। कभी कभी आप इक्वेशन जब फॉर्म करते हैं और प्रॉब्लम यदि लगे कि सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस समय ये नहीं सोचेंगे सॉल्व नहीं होगा सॉल्व। आप नेक्स्ट इक्वेशन फॉर्म करिए, ठीक है। कोई इक्वेशन पहले फॉर्म कर लिया, कोई इक्वेशन बाद में फॉर्म कर लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं, बट हैव कॉन्फिडेंस। पूरी मैंने पढ़ा दिया है आपको अच्छी तरह से, लॉज ऑफ मोशन, सारे प्रॉब्लम आपसे सॉल्व होगा, एकदम कॉन्फिडेंस रखिएगा। नाउ अब हम ले रहे हैं नॉर्मल फोर्स, ये आर। देखिए कि ये आर क्या है, ये आर है वाल का रिएक्शन, और जो इंसान है वो रोटर के साथ चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर मोशन में है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ये इंसान, तो फिर इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा टुवर्ड सेंटर। ये जो आर हो गया, आर इज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द पर्सन आर इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r,
सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सबकी वैल्यू 3 होते हैं। mv²/r, ओमेगा है तो m ओमेगा²r। अब इसको डालिए यहाँ पर रखिए, पहले इक्वेशन 1 में पुट कर दें। म्यू m ओमेगा²r इक्वल टू mg। नाउ m से m कैंसिल हो गया, हमें तो ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा² इक्वल टू नाउ g अपॉन म्यू इनटू r, एंड सो ओमेगा, देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू हो जाएंगे √g अपॉन म्यू इनटू r। चलिए वैल्यू रखते हैं, g की वैल्यू 10, म्यू की वैल्यू 0.15 रख लिए, इनटू r की वैल्यू 3 रख लिए। नाउ अब थोड़ा इसको सॉल्व कर दीजिए, पॉइंट हटा करके सॉल्व कर दीजिए, रूट ले लीजिए। नाउ दिस इक्वल टू, एक सेकंड में कैलकुलेट कर देता हूं, 1 मिनट। नाउ दिस इज 5 रेडियन पर सेकेंड। बहुत लोग ओनली पर सेकेंड भी लिखते हैं, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, और 5 पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं, और 5 पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा को। चलिए, रोटर का प्रॉब्लम था जो ऑलरेडी हम लोग कॉन्सेप्ट थ्योरी के समय सीख लिए हुए हैं, दोबारा आ गया। इसी तरह से सारे प्रॉब्लम की कॉन्सेप्ट आपके पास में है और क्वेश्चन में, ये मान के चलिएगा। नाउ इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम आ गया हमारे पास, 5.40, 5.40। क्या है क्वेश्चन? A thin circular loop of radius r rotates about its vertical diameter with an angular frequency omega। कोई वर्टिकल लूप है, वर्टिकल लूप यानी कि वर्टिकल सर्कल बना हुआ है वायर का। अब ये जो लूप है, ये एक लूप, सर्कुलर लूप बने हैं, यानी रिंग, लूप का मतलब होता है रिंग, तो ये एक वर्टिकल सर्कुलर रिंग है। अब ये जो रिंग है इसका रेडियस हमें दे दिया गया, वर्टिकल डायमीटर ड्रॉ कर लें, ठीक है। ये लूप है ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकल। अब इसका ये वर्टिकल डायमीटर ड्रॉ कर दिया हमने। रेडियस मार्क कर रहे हैं लूप की सेंटर, ये लूप की सेंटर हम लोकेट कर रहे हैं। नाउ रेडियस इज r, लूप का रेडियस, ये जो रिंग है वायर का रिंग है, इसका रेडियस है r। अब ये रोटेट कर रहा है वर्टिकल डायमीटर के अबाउट। कोई भी डायरेक्शन ले लें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि बोला नहीं है तब तो आप कोई भी डायरेक्शन में रोटेट करा सकते हैं। और दे रहा है कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ये डिनोटेड बाय ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लूप डिनोटेड बाय ओमेगा, ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज एंगुलर स्पीड, ठीक है, एंगुलर स्पीड को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं ना। अब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, सपोज कि एक जो बीड है, अब बीड क्या होता है? बीड एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है जो इस तरह से वायर में, ये जो वायर है इसमें इस तरह से ये फंसे हुए हैं, ठीक है। जब रिंग रोटेट करेगा तो ये बीड जो है स्लाइड करता है वायर पर, ये स्लाइड करता है, ठीक है। बिल्कुल एक छोटा सा रिंग, ये छोटा सा रिंग है जो ये वायर में ऐसे लगे हुए हैं। जब ये लूप रोटेट करेगा, ये वायर रोटेट करेगा, तो ये बीड जो है इस वायर में ऐसे ऊपर चल सकता है, चलने के लिए फ्री है। अब दिखाइए इस पर फोर्सेस दिखाते हैं। फोर्स mg दिखा लिया, फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये जो लूप है रिंग है, रिंग का बीड पर, ये बीड है, दिस इज बीड, ये है बीड, बीड पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर रेडियस है, एन ले लीजिए, एन ले लेते हैं, एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखा लिया। अब बीड सर्कुलर मोशन में है, जब इस लूप को रोटेट करेंगे तो जितने डिस्टेंस पर यहां से बीड होगा, वर्टिकल डायमीटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना होगा बीड का, ये रेडियस होंगे बीड के सर्कल का, और बीड के सर्कल ऐसे हॉरिजॉन्टल होगा, तब सर्कल के रेडियस हम पता लगा लें। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ड्रॉ किया परपेंडिकुलर हमने वर्टिकल डायमीटर पर, इस एंगल को थीटा एज्यूम कर रहे हैं।
रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ बीड आर, अब इसको सेंटर लेते हुए, आर को रेडियस लेते हुए बीड का सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल होंगे बीड का, इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल हो जाएंगे बीड के। चलिए, अब सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आवेगा? अब इसको रिजॉल्व करते हैं। एन को, एमजी को रिजॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एमजी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एमजी cos 90 डिग्री 0 हो जाएंगे, तो एमजी को रिजॉल्व नहीं करेंगे। एन को रिजॉल्व करिए, इसके लिए एन के टेल पर एक और हम लोग ड्रॉ कर लें एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में एन को रिजॉल्व कर रहे हैं। एन क्या है? लूप का, ये जो सर्कुलर लूप है इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है बीड पर। क्यों? तो बीड को बाहर जाने की टेंडेंसी है, बीड बाहर जाने की कोशिश करता है। जब घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं, तो देन बीड पुश करेगा इस ट्रैक को, लूप को, तो लूप भी उल्टा पुश करेगा बीड को। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ट्रैक, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ लूप ऑन बीड एन है। अब ये एंगल हमने थीटा लिया, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएंगे, बिकॉज ये टू लाइन पैरेलल, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अल्टरनेटिव एंगल एन का कंपोनेंट इधर की तरफ क्या होगा? एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा। इधर की तरफ क्या होगा कंपोनेंट एन का? दिस इज एन साइन थीटा। अब हम आर का पता लगा लें, तो रेडियस ऑफ लूप, जो लूप है इसका रेडियस आर है, ये भी आर है, ये रेडियस है। चलिए यहां लिख देता हूं आर, ये रेडियस आर हो गया। नाउ साइन थीटा ले लें यहां से, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएंगे स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर साइन थीटा। तो हमने रेडियस निकाल लिया बीड के सर्कुलर पाथ का। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन के लिए डिफाइन करिए। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द बीड n sin theta towards center of circular path, and this is equal to m omega square r, because bead लूप के साथ रोटेट कर रहा है। लूप का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो बीड का भी यही होगा क्योंकि एक साथ चलते हुए बॉडी के स्पीड तो सेम होते हैं। नाउ आर की वैल्यू रखा है यहाँ पर, स्मॉल आर की वैल्यू, ये हो गया हमारा n sin थीटा m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R साइन थीटा। अब जैसा कि देख रहे हैं साइन थीटा कैंसिल हो गया यहाँ से, n इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर R। नाउ वर्टिकली कोई मोशन नहीं है इस समय बीड में, बीड इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट एट दिस पॉइंट, एंड सो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, एंड सो n cos थीटा इक्वल टू mg। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू रख लेते हैं m ओमेगा स्क्वायर r, n का वैल्यू रखा, cos थीटा इक्वल टू mg। नाउ m से m कैंसिल हो गया। अब हमसे ओमेगा पूछा गया है, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग द सेंटर टू द बीड विथ वर्टिकल डाउनवर्ड, so that the small bead on the wire loop remains at the lowermost point पर बीड रहता है, ठीक है, फॉर ओमेगा लेस देन इक्वल टू अंडर रूट जी बाई आर। ये शो करना है, ये जो बीड है लोअर मोस्ट पॉइंट पर रहेगा, उसके लिए ओमेगा क्या हो सकता है, ठीक है ना। लोअर मोस्ट पॉइंट पे जब बीड रहेंगे तो ओमेगा क्या हो सकता है, दिस इज क्वेश्चन। तो फिर यहां से हम लोग निकाल लें ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, पहले कॉस थीटा निकाल लीजिए, फिर निकल जाएगा ये बहुत आसानी से। कॉस थीटा इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू तो लेस देन इक्वल टू 1 होते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ा तो होता नहीं है, एंड सो हम एंगुलर स्पीड को इस तरह से रखेंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 बना रहे, एंड सो उसके लिए ये क्या होगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी, तो फिर कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 बने रहेंगे,
एंड सो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू जी अपॉन आर, एंड सो ओमेगा लेस देन इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन आर। नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारा, अगली पार्ट में है क्या है नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग सेंटर टू द बीड, यानी ये जो रेडियस है ये एंगल बनाता है, कितना एंगल बनाता है विद वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड से एंगल थीटा कितना होता है फॉर ओमेगा अंडर रूट 2g बाई आर, ओमेगा की वैल्यू दिया गया, तो फिर गिवन दैट ओमेगा की वैल्यू दे दिए गए हैं। नाउ गिवन दैट गिवन ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 2g अपॉन आर। अब इसको डाल दीजिए इक्वेशन 2 में, cos थीटा निकालना है, cos थीटा इक्वल टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2g अपॉन आर हो जाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी आर नीचे है तो फिर नीचे आर है, आर से आर कैंसल, जी से जी कैंसल, 1/2 हो गया, एंड सो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। चलिए बच्चों सारे प्रॉब्लम हो गए हैं इस चैप्टर की। अब हम इसके बाद में एससी वर्मा की बुक से काम करेंगे, फिर एरोडॉग की बुक से काम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।